Hello friends, in today's tutorial we will like to understand the concept of perception and also try to know the perception process. Perception जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुभूति, अनुभव करना। क्या होता है ये परसेप्शन? Perception includes all those processes by which an individual receives information about his environment. Seeing, hearing, feeling, tasting and smelling. All the processes are important, but the first three, that is seeing, hearing and feeling, are the dominant senses. Thus, perception basically refers to the manner in which a person experiences the world. परसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, कैसे समझते हैं इसे, ये जो प्रोसेस है इसको हम परसेप्शन कहते हैं। अब दुनिया को समझने के लिए हमें सेंसेस की आवश्यकता होती है, जिसकी मैं अभी बात करूंगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें परसेप्शन की, तो परसेप्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस टू इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। सेंसरी इंप्रेशन, जैसे मैंने अभी बताया था, सेंसेस की बात हो रही है, तो हम कैसे सेंसेस के द्वारा समझते हैं डिफरेंट चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, वो परसेप्शन का पार्ट है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट, तो जितनी भी स्टिमुलाई हमारे सामने आती हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं परसेप्शन। अब इससे पहले कि हम परसेप्शन का प्रोसेस समझें, मैं यहाँ पर एक रिलेशन है सेंसेस का या सेंसेशन का और परसेप्शन का, ये भी जान लेते हैं। सेंसेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और परसेप्शन का मतलब है द सॉर्टिंग आउट, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई इन्वॉल्विंग आवर सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन। दूसरे एक चार्ट में आप इसको फिर से समझ सकते हैं। यहाँ आप शब्द देख रहे हैं स्टिमुलाई। इससे पहले कि इस चार्ट को मैं आपको समझाऊँ, स्टिमुलाई का मतलब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। स्टिमुलाई मे बी एनीथिंग दैट इनसाइट्स अस टू टेक एनी एक्शन। स्टिमुलाई साइट से रिलेटेड हो सकती है, हमारे जो 5 सेंसेस हैं। साउंड से रिलेटेड हो सकती है, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो सारी स्टिमुलाइज हैं ये हम रिसीव करते हैं और कुछ स्टिमुलाई पे हमारी अटेंशन जाती है, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंटरप्रेट करते हैं, और उस पर फिर हम प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पॉन्स। और ये सारा कुछ जुड़ा है हमारे परसेप्शन से। अब हम बात करते हैं परसेप्शन के प्रोसेस की। तो 3 बातें हैं यहाँ पर, या 3 स्टेज हैं इस परसेप्शन प्रोसेस के: परसेप्चुअल इनपुट, परसेप्चुअल प्रोसेस और परसेप्चुअल आउटपुट। एक एक करके हम इनको जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परसेप्चुअल इनपुट की। परसेप्चुअल इनपुट क्या है, आइए देखते हैं। अ नंबर ऑफ स्टिमुलाई आर कॉन्स्टेंटली कन्फ्रंटिंग पीपल इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, पीपल एट्सेट्रा इन द एनवायरनमेंट। दीज सर्व एज द इनपुट्स ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसेस। बहुत सारी स्टिमुलाई हमें चारों तरफ से एनवायरनमेंट में मिलती रहती हैं लगातार, और ये रिलेटेड होती हैं ऑब्जेक्ट से, इवेंट्स, पीपल हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई आवाज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ये सब स्टिमुलाई हैं। तो हम इनसे ही अपना परसेप्चुअल स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके परसेप्चुअल इनपुट को बनाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ फ्यू ऑफ द स्टिमुलाई अफेक्टिंग द सेंसेस आर द नॉइसेस ऑफ द एयर कूलर्स। मान लीजिए कि किसी नई जगह आप जाते हैं और इमीडिएटली आपको एक आवाज़ सुनने को मिलती है, और आप देखते हैं कि वो कूलर की आवाज़ है, एक एयर कूलर की आवाज़ है, तो उसने हमारी अटेंशन को गेन किया, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इनपुट। आप बैठे हुए हैं, बाहर एकदम धमाका होता है, आप निकल कर देखते हैं तो आप पाते हैं कि बच्चों ने पटाखे जलाए हैं या कोई नॉइस करी है, तो वो आपकी अटेंशन को गेन करती है, दैट इज़ रिलेटेड विथ हियरिंग। आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक से कुछ लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है या रोशनी आप देखते हैं कि क्रैकर्स आसमान में है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सीइंग। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए परसेप्चुअल इनपुट का काम करती हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे सेंसेस से भी जुड़ी हुई हैं। इसके बाद परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी आती है। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है दैट रिफर्स टू अ टेंडेंसी टू सेलेक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट फॉर
अटेंशन। इन सारी स्टिमुलाइज में से ही हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं जो परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी कहलाती हैं। लेकिन ये जो सेलेक्टिविटी है ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स वो हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं जो लगभग समान रूप से हर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करते हैं। आइए जानते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरनल फैक्टर्स की। तो इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट है नीड्स एंड डिज़ायर्स। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, तो डिपेंड करेगा कि उस इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर फैक्टर की या ऑब्जेक्ट की कितनी नीड है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्यासा है, तो वो जिस भी दुकान पे जाएगा या शॉप पे जाएगा वो आसानी से सबसे पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करेगा या उस सेगमेंट को सेलेक्ट करेगा जहाँ पर उसे पानी रखा हुआ दिखेगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति प्यासा ना हो उसे वाटर बॉटल ना दिखे, लेकिन सामने रखी हुई बोतल सबसे पहले उस व्यक्ति को दिखेगी जो कि प्यासा होगा। दैट इज़ रिलेटेड टू अ इंटरनल फैक्टर एंड ही विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर आइटम बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड विद अवर नीड। सेकेंड इज बिलीफ। बिलीफ रिप्रेजेंट वॉट वी बिलीव। आपने देखा होगा कि रोड पर चलते चलते कुछ लोग रुक जाते हैं जब बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो ये बिलीफ की बात है, वो मान्यता की बात है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें रुक जाना चाहिए जब बिल्ली रास्ता काट जाए, लेकिन सब नहीं रुकते। तो ये बिलीफ है, एक इंटरनल फैक्टर है और उस चीज़ की सेलेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है कि कैट सभी लोगों को नहीं दिखी, सिर्फ उन लोगों को दिखी जिन्हें ये मान्यता है कि भाई कैट काट जाए रास्ता तो हमें रुक जाना चाहिए। फिर बात आती है एक्सपेक्टेशंस की। हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, उस पर भी हमारी सेलेक्टिविटी डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसने अपने फादर से एक गिफ्ट की डिमांड की है अपने बर्थडे पर, तो वो ये चाहेगा या उसे उस गिफ्ट में, उस बॉक्स में वही आइटम, जैसे लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या कुछ और भी जो भी गिफ्ट उसने अपने फादर से मांगा है, वो उस गिफ्ट के रूप में उनसे वही एक्सपेक्ट करेगा और चाहेगा। फिर बात आती है पर्सनैलिटी की। इंटरनल फैक्टर्स में पर्सनैलिटी दुनिया में सबकी अलग होती है। अगर दो ट्विंस भी हैं तो उनकी पर्सनैलिटी भी आपस में अलग होगी कई बातों में। तो हम जो भी सेलेक्ट करते हैं चीज़ें वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को वो बिल्कुल नापसंद होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पर्सनैलिटी मान लीजिए 6 फीट हाइट है, एक लंबी हाइट का कोई व्यक्ति है, और अगर वो कार परचेस करने के लिए जाता है तो उसे मारुति 800 या ऑल्टो वगैरह कार पसंद नहीं आएंगी। हाँ, जनरली वो कार पसंद आएंगी जिनकी हाइट अच्छी होगी, जिसमें वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। फिर बात आती है रेस्पॉन्स डिस्पोजिशन की। रेस्पॉन्स डिस्पोजिशन रिफर्स टू अ पर्सनस टेंडेंसी टू परसीव फैमिलियर स्टिमुलाई रेदर देन अनफैमिलियर वंस। ये प्रोसेस है, ये सेलेक्टिविटी है कि हम फैमिलियर स्टिमुलाई जिन्हें हम जानते हैं उन्हें हम जल्दी सेलेक्ट करते हैं बजाय उनके जिनसे हम फैमिलियर नहीं हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंप्यूटर सेवी से या किसी कंप्यूटर नोन बंदे से पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाई RAM, ही इमीडिएटली सेज दैट इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज ही नोज अबाउट कंप्यूटर्स एंड ही हैज़ द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन यही क्वेश्चन जब हम उस बंदे से पूछते हैं जिसको आइडिया नहीं है कंप्यूटर्स का, तो वो कहेगा कि RAM मीन्स राम। फिर बात आती है रेस्पॉन्स सैलियंस। रेस्पॉन्स सैलियंस इज डिटरमाइंड बाय द पर्सन्स ओन कॉग्निटिव प्रीडिस्पोजिशंस। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ बताऊँ कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी भी कंपनी में आदमी अपने सेक्टर से जोड़कर देखता है। अगर मार्केटिंग मैनेजर से मैं पूछूं कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, तो वो ये कहेगा कि भाई कंपनी क्वालिटी पे या मार्केटिंग पे या प्रमोशन पे ध्यान नहीं दे रही है, एडवर्टीजमेंट सही से नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्शन मैनेजर से मैं पूछूं तो इमीडिएटली सेज कि भाई माल ढंग से नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। तो ये रेस्पॉन्स सैलियंस का पार्ट है। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले है साइज़। साइज़ का यहाँ पर मतलब है विच इज़ रिलेटेड टू दैट द साइज़ इज़ बिग और स्मॉल। जनरली जब साइज़ बड़ा होता है तो चांसेस ये रहते हैं कि हम उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आपने कोई बड़ा ट्रक या आपने एक एलिफेंट रोड पर जाते हुए देखा है, तो चांसेस ये हैं कि आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ों को आप छोड़ देंगे। इंटेंसिटी सेकंड। इंटेंसिटी रिलेट करती है तीव्रता से।
जैसे कि कोई लाउड साउंड या स्ट्रॉन्ग ओडर हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। आप बस में जा रहे हैं और आपके बराबर वाले ने बहुत तेज़ सेंट या डीओ लगाया हुआ है, तो आप इमीडिएटली उसको सेलेक्ट करेंगे या आपका ध्यान तुरंत ही उस तरफ जाएगा। आपने सुना होगा जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ मीलों तक सुनी जाती है, तो ये भी है लाउड साउंड जो है वो हम आसानी से या जल्दी ही सेलेक्ट कर देते हैं। फिर बात आती है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स कि अगर कोई चीज़ रिपीटेड है, बार बार हो रही है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हम उसको सेलेक्ट करेंगे पहले। जैसे कि आप टीवी में जो विज्ञापन देखते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर हम कोई विज्ञापन नहीं भी देखना चाहते हैं लेकिन वो अगर बार बार दिखाया जा रहा है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही। फैमिलियरिटी का कंसेप्ट है कि जिस चीज़ से हम फैमिलियर हैं, जानते हैं, वो अगर हमें किसी अननोन सेटिंग में भी मिलती है तो हम उसको पहचान जाते हैं। जैसे अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, चोरी हो गई है और आप किसी पड़ोसी के घर पे अपनी चीज़ को देखते हैं तो आप इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये मेरा फ़ोन है या ये मेरा आइटम है जो चोरी हो गया था। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज रिलेटेड विद यूनिकनेस, समथिंग विच इज़ डिफरेंट। कॉन्ट्रास्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ पर सारी बिल्डिंग्स एक कलर में है सिवाय एक बिल्डिंग के जो कि डिफरेंट कलर में है, तो आप पाते हैं कि सम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज़ वर्किंग। किसी पार्टी में आप जब ड्रेस पहनकर जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट दिखें, तो उसके लिए आप डिफरेंट पहनते हैं। तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। मोशन का मतलब है कि स्टिल इमेज और मोशन में हम सबसे पहले मोशन को देखते हैं। अगर कोई पिक्चर है जो कि चल रही है और एक इमेज है जो कि रुकी हुई है, तो हमारा ध्यान ऑब्वियस सी बात है कि पिक्चर पे सबसे पहले जाएगा, बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मोशन। इसके बाद बात आती है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं सेलेक्टिविटी के बाद। तो इसके लिए भी कई प्रिंसिपल हैं, वन बाय वन हम बात करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल। फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल ये कहता है कि हम किस चीज़ को एज अ फिगर ट्रीट करते हैं और हम किसको एज अ ग्राउंड ट्रीट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक स्टार दिख रहा है, तो इसमें हमने ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड देख रखी है या दिख रही है, तो हम किसको डार्क बैकग्राउंड लेके कंसीडर करते हैं और किसको हम वाइट बैकग्राउंड में कंसीडर करते हैं, ये हमें सेलेक्टिविटी में हेल्प करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि जो गाड़ियों के पीछे नंबर लिखा जाता है वो जनरली ब्लैक से लिखा जाता है वाइट बैकग्राउंड पर, तो हमें आदत होती है उसको वैसा ही समझने के लिए और हम गाड़ियों के नंबर बहुत जल्दी ही पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं। अगर उसी नंबर प्लेट की बैकग्राउंड अगर मैं किसी और कलर से कर दूं और नंबर लिख दूं तो जनरली मैं उनको नहीं समझ पाऊंगा। इसके बाद फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल के बाद जो सेकंड आता है दैट इज़ परसेप्चुअल ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स इट इज़ द टेंडेंसी टू कर्व इंडिविजुअल स्टिमुलाई इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स। जब भी कभी हमें इंडिविजुअल स्टिमुलाई मिलती हैं हम उन्हें एक मीनिंगफुल पैटर्न में बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुपिंग। इस ग्रुपिंग के भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है सिमिलैरिटी। जनरली जो स्टिमुलाई सिमिलर होती हैं, एक से नेचर की होती हैं, हम उनको आसानी से ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं और हम देखते हैं कि या किसी प्लांट में मान लीजिए विजिट के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और उनको वाइट हैट्स पहनने के लिए दी जाती हैं, तो हम आसानी से देख के समझ सकते हैं कि दीज पीपल आर द विजिटर्स। आप किसी क्लास में एंटर करते हैं और 4 लोगों के बाल बड़े हुए हैं, हेयर स्टाइल उनका अलग है या एक सा है, समान है, तो हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द सेकेंड इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल ये बताता है कि जो स्टिमुलाई नियर होती हैं, पास पास होती हैं, हम उन्हें आसानी से रिलेट करके समझने की या ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ग्रीन स्टार्स ऑन योर स्क्रीन विच आर नियर टू देम ईच अदर, हम उनको सबसे पहले ही समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सिवाय उसके जो एक अलग स्टार यहाँ पर दिख रहा है। जब आप आसमान में देखते हैं तो सप्तऋषि जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स है हम उसको आसानी से देख पाते हैं क्योंकि वो स्टार्स पास पास हैं, वो प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद आता है क्लोजर। क्लोजर रिलेटेड टू द टेंडेंसीज ऑफ द पीपल टू परसीव ऑब्जेक्ट एज अ होल इवन व्हेन सम पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मिसिंग। ये एक टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की कि जब हम किसी इनकम्प्लीट स्टिमुलाई को देखते हैं हम उसे अपनी तरफ से ही कंप्लीट करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मंकी क्लाइम द ट्री। अब इस इनकम्प्लीट स्टिमुलाई में मैंने अपनी तरफ से मंकी भर दिया है
और सेकंड द कैट स्प्लिट द मिल्क, मैंने अपनी ही तरफ से उसमें कैट भर के इस इनकम्प्लीट स्टिमुलाई को कंप्लीट कर दिया और इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसके बाद है कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल। द कंटिन्यूटी प्रिंसिपल सेज दैट अ पर्सन विल टेंड टू परसीव कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ पैटर्न। जो आप डॉट देख रहे हैं रेड और ब्लैक, या जो लाइंस देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन और एक जो दूसरी लाइन है उसी के साथ ही साथ, तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ही हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न वहाँ पर फॉलो हो रहा है। जनरली जो आप रीजनिंग के क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल को ही अप्लाई करके उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, या तीसरा जो इसका परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का ही। आइए जानते हैं क्या है। दिस प्रिंसिपल परमिट्स द इंडिविजुअल टू हैव सम कॉन्स्टेंसी और स्टेबिलिटी इन अ ट्रिमेंडसली वेरिएबल एंड हाईली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जनरली हम ऑर्गेनाइज करते समय देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कॉन्स्टेंट वे में या स्टेबल वे में एक साथ चल रही हैं। इसके लिए भी कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है शेप कॉन्स्टेंसी। द टॉप ऑफ अ ग्लास बॉटल इज सीन एज सर्कुलर वेदर वी व्यू इट फ्रॉम द साइड और फ्रॉम द टॉप। जनरली जब आप देखते हैं कि जो बॉटल है या जो ग्लास है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हमें राउंड या गोल ही प्रतीत होता है, चाहे हम उसे टॉप से देखें या किसी भी एंगल से हम उसको देखें वो हमें गोल ही प्रतीत होगा। तो ये शेप कॉन्स्टेंसी का पार्ट है। सेकेंड है साइज कॉन्स्टेंसी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फादर away from us we tend to see it as more or less invariant in size। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर भी होता जाता है तो जनरली हम उसको उतना छोटा नहीं देख पाते हैं, जबकि रेटिना पे उसकी इमेज बहुत ही छोटी बन रही होती है और उसका साइज हम उतना छोटा नहीं देख पाते हैं। दिस इज रिलेटेड विथ साइज कॉन्स्टेंसी। इसके बाद है कलर कॉन्स्टेंसी। इट इम्प्लाइज दैट फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव टू बी ऑफ द सेम कलर इन वेरिड कंडीशंस। जिन स्टिमुलाई से या जिन ऑब्जेक्ट से हम फैमिलियर हैं वो हमें कलर में समान ही दिखते हैं, चाहे हम से वो दूर हों या किसी भी सिचुएशन में हम उनको देख रहे हैं। जैसे कि द ओनर ऑफ अ रेड कार सीज इट एज रेड इन द ब्राइट एज वेल एज डल लाइट। अगर मेरे पास रेड कार है तो किसी भी लाइट या किसी भी कंडीशन में, किसी भी नाइट में या दिन में, मुझे उसका कलर लगभग समान ही प्रतीत होगा, क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है और मेरा एक ख़ास ऑब्जेक्ट है जिसके साथ मैं दिन भर रहता हूँ या उसको चलाता हूँ या उसको ड्राइव करता हूँ और मेरे इमोशन उससे जुड़े हुए हैं। तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कलर कॉन्स्टेंसी, कि उसके कलर में मुझे भिन्नता प्रतीत नहीं होती है। इसके बाद बात आती है परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन की। परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है आइए जानते हैं। परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द परसेप्शन प्रोसेस। विदाउट इंटरप्रिटेशन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डू नॉट मेक एनी सेंस। हम कितना ही बेहतर सिलेक्शन कर लें या ऑर्गेनाइजेशन कर लें, जब तक उसको हम सही से इंटरप्रेट ना करें तब तक उन दोनों की कोई भी बात सही नहीं है या उन दोनों का कोई भी उपयोग नहीं है। मीन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो मीनिंग इवन if we have not rightly interpreted what we have seen or selected. So that is the meaning of perceptual interpretation. And the final and the last is perceptual output. ये सब जो हमने परसेप्शन में समझा है, जो हमने इंटरप्रेट किया है, उसका आउटपुट क्या है देखते हैं। परसेप्चुअल आउटपुट इनकम्पास ऑल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द थ्रू आउट प्रोसेस। These would include such factors as one's attitude, opinions, feelings, values and behaviors resulting from the perceptual inputs and throughputs। जो भी हम परसेप्ट कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इसी के बेस पर ही हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, इसी के बेस पर ही हम अपनी ओपिनियंस को फ्रेम करते हैं, हमारी फीलिंग्स इससे जुड़ी होती हैं और ये सारा कुछ जो पार्ट है इट इज़ द पार्ट ऑफ परसेप्चुअल आउटपुट, जो कि हमने पढ़ा था कि परसेप्चुअल प्रोसेस में जो लास्ट वाला है परसेप्चुअल आउटपुट, और धीरे धीरे इसी परसेप्शन के प्रोसेस पे ही हमारे वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स डिटरमाइन होते हैं। या हम किन चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं वो हमें बिहेव करने में भी हेल्प करती हैं, हमारी ओपिनियंस को भी फ्रेम करती हैं, हमारी फीलिंग से भी जुड़ी होती हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव या निगेटिव वे में भी फॉर्म हो जाता है। तो इसी के साथ ही ये परसेप्चुअल प्रोसेस का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अगले ट्यूटोरियल में हम किसी और टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।